तो चलिए हम लोग पहले चैप्टर भारत आकार और स्थिति से शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हमें भारत का आकार क्या है और भारत की स्थिति क्या है, इस चीज़ को देखना है और इसकी हम शुरुआत करते हैं। तो कह रहा है कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। मतलब ये जो संस्कृतियां हैं, सिविलाइजेशन है, रहन सहन का जो ढंग है, यह विश्व में जो प्राचीन संस्कृतियां मिली हैं उन सभी प्राचीन पुरानी संस्कृतियों में से एक है। मतलब यहाँ बहुत दिनों से, बहुत हजारों वर्षों पहले से लोग रहते आ रहे हैं। कह रहा पिछले 5 दशकों में, दशक मतलब 10-10 साल का जो एक होता है, जैसे 1 से 10 साल का पहला दशक बोलेंगे और 10 से 20 साल को दूसरा दशक बोलेंगे, 20 से 30 साल को तीसरा दशक बोलेंगे। तो वहीं कह रहा है पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। मतलब बहुत बहुमुखी का मतलब होता है मल्टी, चारों तरफ बहुदेशीय ये हो जाएगा। और इस बहुमुखी में आप ले लेंगे चौतरफा, आप इसको मान सकते हैं। तो इसमें कृषि में उन्नति हुआ, उद्योग में उन्नति हुआ, तकनीकी में टेक्निक में उन्नति हुआ और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। मतलब हर क्षेत्र के आर्थिक विकास में बहुत प्रगति हुई है और भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो देखते हैं भारत के बारे में हम लोग। यहाँ भारत की स्थिति को हम समझते हैं कि भारत कहाँ है पूरे विश्व में। तो कह रहा है कि भारत एक विशाल देश है, भारत बहुत बड़ा देश है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हम फिर इस ग्लोब पर आपको गोलार्ध के विषय में बताएंगे और पूरे ग्लोब पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, तब तक इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है और कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट मतलब 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक, और मुख्य भूभाग, भारत का जो मुख्य भूभाग है, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इस सब को हम लोग मैप पर देखेंगे, आप अभी सुनते जाइए इसको, ठीक ना। और अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात करो, ये कहाँ कहाँ तक फैली है। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। ठीक, तो आइए अब हम लोग इस थोड़ा भारत के आकार पर अभी जो पढ़े हैं उस पर चर्चा कर लें कि भारत कहाँ है। तो आप देख लीजिए, ये जो क्षेत्र है, ये इसमें जो ये पीला वाला दिख रहा है, ये भारत है, ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक, तो क्या बोला है कि इसका जो मुख्य बिंदु है, तो ये है इसका मुख्य बिंदु, ठीक ना, ये नीचे वाला भाग से। तो ये 8 डिग्री और 4 मिनट, ठीक ना, इसका मुख्य बिंदु अक्षांश है। भूमध्य रेखा देख रहे हैं ना, ये भूमध्य रेखा, तो ये 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश है। ये वाली जो रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश है और इस रेखा से भारत स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट से। ठीक, और इसका जो ऊपरी भाग है ये वाला, ये 37 डिग्री 6 मिनट का है। ठीक, समझ में आ गया। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है मुख्य भूभाग का, वैसे तो भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक यहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ तक, ठीक ना। और लक्षद्वीप भी है इस साइड, अरब सागर में लक्षद्वीप भी है। आप थोड़ा सा इसको बड़ा करके समझ लीजिए। देखिए अब समझने में सहूलियत होगी। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि भारत का जो विस्तार है, तो वहीं कह रहा है कि मुख्य भूभाग जो है इसका, ये जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक ना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। चूंकि यह भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा से ऊपर जो पृथ्वी का आधा भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और भूमध्य रेखा से नीचे जो पृथ्वी का नीचे वाला जो भाग है इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट, ये जो है ये 37 डिग्री
6 मिनट, ठीक है ना, इसका अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार कह रहा है कि देशांतर रेखाएं ऐसे होती हैं ना, तो देशांतर रेखा ऐसे होती है, तो एक देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती है जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पर है। भारत का जो शुरुआत है वो 68 डिग्री 7 मिनट से, और इधर है 97 डिग्री 25 मिनट। इधर की जो देशांतर रेखा है वो है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आपने जान लिया कि उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांश तक इसका प्रसार है, और फिर देशांतर में देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका देशांतरीय विस्तार है। ये भारत का आकार है और भारत की स्थिति है। अब चलिए अब देखते हैं कि अब हमें क्या जानना है। इस चीज़ को आपने समझ लिया। अब कह रहा है कि कर्क रेखा जो है, मतलब 23.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है वो भारत को ठीक बीचों बीच से भाग बांटती है। तो कर्क रेखा ऐसे ही भारत को बांटती है, ठीक ना। तो ये कर्क रेखा है जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, और इसी तरह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर देखेंगे तो मकर रेखा होती है। तो ये कर्क रेखा भारत को ठीक बीचों बीच से 2 भागों में बांटती है। इसको आपने समझ लिया। अब आइए अब फिर चैप्टर देखते हैं। हाँ, अब कह रहा है कि इस साइड जो है, ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है बंगाल की खाड़ी है। तो इस बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इसका दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है, ठीक ना। तो यही सुनामी में पूरी तरह डूब गया था। तो ये वाला जो क्षेत्र है समुद्र का, इसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं, और ये वाला जो समुद्र का क्षेत्र है इसको हम लोग अरब सागर कहते हैं। तो अरब सागर में यहाँ पर कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं जो कि लक्षद्वीप कहलाते हैं, ठीक ना। और इस साइड जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहलाते हैं। तो इसका दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट इस जगह पर है। और क्या आप जानते हैं कि इसका उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है? इसके उत्तरी बिंदु को, जो कि यहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के ठीक ऊपर में है, उसको इंदिरा कॉल कहा जाता है, और दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, ठीक। इस चीज़ को आपने समझ लिया। तो जो बातें हमने पढ़ी थी उन बातों को हमने मैप पर देख लिया। आकार कह रहा है, यहाँ जो आकार है ये जो आकार है, ये आकार भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कह रहा है। मतलब पूरे भारत का जो ये भूभाग है, ठीक ना, इसका कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक ना। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक। अब सेकंड पेज में हम लोग आ जाते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल मतलब 32.8 वर्ग किलोमीटर जो है यह पूरे विश्व का 2.4% है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। आपने जो भी चित्र देखा उसमें आपने देखा है। अब कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, इस साइड में दे रहा है कि ज्ञात कीजिए, पता कीजिए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत या अम्योत्तर क्यों कहा गया है। इस पर हम लोग नेक्स्ट में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि अभी जानना क्या है। कह रहा है 2.4% भारत का क्षेत्र पूरे विश्व का है, और भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर की है, ठीक ना। पूरे स्थल की सीमा रेखा जो है वो 15,200 किलोमीटर है। भारत का जो स्थल का सीमा रेखा मतलब ये जो है ये समुद्र में हो गया। तो ये जो क्षेत्र भारत का है ये वाला, ये स्थलीय सीमा रेखा है। तो यहाँ से यहाँ तक का ऐसे जो सीमा रेखा है यह कितना है, ठीक। और ये तो तटीय सीमा रेखा है। तो ये टोटल इसका 15,200 किलोमीटर है। और समुद्र तट, यहाँ से इसको मिला लीजिए, तो समुद्र तट, ठीक ना, और अंडमान समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516 किलोमीटर है। मतलब कि इस सब को अगर मिला लें तो, और यहाँ जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है, सबके तटों को अगर मिला लें तो 7,516 किलोमीटर समुद्री तट की लंबाई है, ठीक। 0.6 आप इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए कह रहा है भारत के उत्तर पश्चिम में, ठीक,
भारत के उत्तर पश्चिम किसको कहा जाएगा, तो इस साइड के इलाका को, मैप जो आप ऐसे देखते हैं ना, तो उत्तर पश्चिम जो है इस साइड वाला इलाका उत्तर पश्चिम कहलाएगा, और भारत का इस साइड वाला इलाका उत्तर पूरब कहलाएगा। तो उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन बलित पर्वत है। वो बता रहा है ना कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, मतलब उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब और उत्तर, यहाँ से यहाँ तक नवीन बलित पर्वत है। ठीक, नवीन बलित मतलब नया, बलित मतलब मोड़दार पर्वत है, और हिमालय जो है यह नवीन बलित मतलब नया मोड़दार पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। आप देखते हैं कि उत्तर में भारत का भूभाग चौड़ा है और दक्षिण जाते जाते ऐसे पतला होता गया है। तो उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, मतलब यहाँ से 23.5 डिग्री से नीचे, यहाँ से ये हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। देख लीजिए, यहाँ से सकरा हो गया ना, पतला होता गया है। ठीक, और इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। इसके पश्चिम, भारत के पश्चिम में अरब सागर है और भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, ऐसा हमने आपको समझाया है। ठीक, अब कह रहा है कि चित्र 1.3 में कह रहा है, चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। ठीक ना, आपको मैं वो चित्र दिखाता हूं, अभी आप पढ़ लीजिए। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। मतलब कि ऐसे वाला विस्तार ऐसे की अपेक्षा कम लगता है, लेकिन ज़्यादा यही है। ठीक ना, ज़्यादा विस्तार यही है। ठीक, गुजरात के से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, और अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है, और अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। इस चीज को हमें जानना है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक ना, अब कह रहा है कि भारत का तथा विश्व, कह रहा है भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। ठीक, और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, और हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। ठीक ना, और भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण भारत का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। और हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, और भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। अब यहाँ कह रहा है कि सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। अब चलिए थोड़ा हम लोग पीछे चलते हैं इस स्थिति को समझने के लिए। चलिए, अभी तक हमने पढ़ा कि एक याम्योत्तर है, यहां से इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए। कह रहा है कि यहां से यहां की जो दूरी है, ये यहाँ कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट है, और यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट याम्योत्तर, मतलब कि पूर्वी देशांतर है। तो यहाँ से अगर यहाँ सूर्य का प्रकाश आएगा तो उसको आने में 2 घंटे का समय लगेगा। तो यहाँ 5 बजेगा कभी और यहाँ 2 घंटे बाद 5 बजेगा। इसलिए क्या किया गया है कि हमारे देश में पूरे दिन एक जैसा समय बनाए रखने के लिए टाइम में कोई अंतर नहीं हो, इसके लिए इसके बीचों बीच एक 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा चलती है, यह उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के निकट से गुजरती है। इसी को हमारा प्रधान मानक मध्याह्न रेखा माना गया है, और मानक याम्योत्तर इसी को कहा जाता है, और इसी का जो समय है वो समय हम लोग पूरे देश में मानते हैं। ठीक, अब चलिए, अब इसकी भारत की जो स्थिति है उसको आप समझ लीजिए।
यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा ये हिंद महासागर है, ठीक ना। ये क्या है, ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर में भारत की स्थिति कैसी है, ठीक इसके बीचों बीच में है हिंद महासागर में। और ये जो एशिया है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो एशिया फैला हुआ है, एशिया के ठीक बीच में है। ये वाला भाग यूरोप है, ठीक। तो यूरोप और एशिया का जो आखिरी स्थल उसके ठीक बीच में है और दक्षिण की ओर है, तो इसको दक्षिण पूर्व एशिया भी बोला जाता है। भारत की स्थिति विश्व में की अपेक्षा यहीं पर है। और जो स्थान भारत का जितना घेरे हुए हिंद महासागर में जैसा वैसा किसी भी देश का हिंद महासागर में नहीं है। यही कारण है कि हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर हिंद महासागर पड़ा था। इसमें जो स्थिति भारत की है उस स्थिति के अनुसार आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल पर भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो ये देखिए इस साइड से जो दिया हुआ है, इस साइड से ये प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर पर एक एक लाइन दिया हुआ है। ये जो एक लाइन आप 0 से 2 देख रहे हैं, 4 देख रहे हैं, 6 देख रहे हैं, 8 देख रहे हैं, 10 देख रहे हैं, ये प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर पर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत का यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो रूस का है, ठीक। उसके बाद कनाडा है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, तब चीन है, तब ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है और 7वें स्थान पर भारत है। यहाँ देखिए भारत की स्थिति को, यही भारत है। तो भारत 3.28 इसका लगभग 32 लाख 80,000 82,000 करके इसका क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो इसका जो है सो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति 7वां बड़ा सबसे बड़ा देश में 1 2 3 4 5 6 7 क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में इसका 7वां स्थान है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इस मैप के अनुसार हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। आइए इस मैप पर देखिए उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम भारत की लंबाई क्या है। तो ये जो है ये पूरब, ये साइड पूरब कहलाता है और ये साइड उत्तर कहलाता है। यहाँ आप देशांतर देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि 68 डिग्री 7 मिनट। ये जो देशांतर लिखा हुआ देख रहे हैं ना, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से ये जो देशांतर आ रहा है, और यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है। और यहाँ से यहाँ तक का किलोमीटर देख लीजिए तो 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है या लंबाई, जो भी कहिए, अब पूरब से पश्चिम की ओर है। और उत्तर से दक्षिण की तरफ ये वाला जो क्षेत्र है ये 3214 किलोमीटर का है। आप देख रहे हैं इसमें सारा भारत की सारी स्थिति आपको समझ में आ रही है। और ये 82.5 डिग्री, ये जो गया है ये 82.5 डिग्री, यहाँ पर लिखा हुआ है ना 82 डिग्री 30 मिनट, ये मिर्जापुर से होकर के गुजरती है और ये मध्याह्न रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है और इसी को मानक समय रेखा माना गया है। ये जो रेखा है भारत में, यहाँ जितना टाइम होगा, ठीक ना, वही समय पूरे देश में माना जाएगा। यह हमारा मानक रेखा है जो कि 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इस चीज़ को हमें समझना था। और ये बंगाल की खाड़ी है, आप इसको देखिए। अब देख लीजिए यहाँ ये जो क्षेत्र है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहीं पर 6 डिग्री 4 मिनट पर हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और ये बंगाल की खाड़ी में है, ये वाला जो क्षेत्र है ये बंगाल की खाड़ी है और ये वाला क्षेत्र अरब सागर है। इसमें ये जो छोटे छोटे आप द्वीप देख रहे हैं ये लक्षद्वीप समूह है। और भारत के दक्षिण पूर्व में कोने पर स्थित है श्रीलंका। तो इस तरह से आपने भारत के मैप का अध्ययन कर लिया। अब नेक्स्ट दूसरा चीज देखते हैं हम। यहाँ देखिए अब कह रहा है, पहले इसको हम लोग रीड कर लेते हैं उसके बाद मैप पर जाएंगे कि थोड़ा सा बड़ा भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, ठीक ना, बहुत दिन, मतलब कि हजारों साल पुराना। जब से व्यापार शुरू हुआ है तब से भारत का संबंध विश्व के पश्चिमी देशों के साथ, विश्व के अनेक देशों के साथ है। और यह संबंध समुद्री मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था।
पहले समुद्री मार्ग से संबंध नहीं था क्योंकि समुद्र में जाने आने का साधन नहीं था, और उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। और इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। हमारा जो व्यापार होता था हिमालय के उस पार होता था, फिर से यूरोप के साइड होता था, पूर्वी देशों के साथ होता था, तो उन सबों से हमारा वस्तुओं का व्यापार तो होता ही था, विचारों का भी आदान प्रदान होता था। यहाँ के दार्शनिक और यहाँ के विद्वान जो बात कहते थे वो पश्चिमी देशों तक भी जाती थी, और फिर वहाँ के जो विद्वान जो कुछ बात कहते थे हमारे तक भी आती थी। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है, और इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम लोग गिनते हैं, दशमलव प्राणी 1.5 1.6 ऐसा हम लोग जो गिनते हैं, संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके, ये भारत का ही खोज था। दशमलव प्रणाली का खोज भारत का ही था। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। मतलब कि भारत से किस किस चीज़ का निर्यात होता था, तो मसालों का होता था, मलमल का होता था, ठीक ना। और इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, यूनानी स्थापत्य मतलब यूनान में जो बिल्डिंगें बनती थी, स्थापत्य कला मतलब बिल्डिंगें बनती थी, उन सब का प्रभाव भारत में आया। और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक, वास्तुकला में भी वही भवन निर्माण कला, स्थापत्य कला आप मूर्ति कला को कह सकते हैं, और वास्तुकला भवन निर्माण कला के प्रतीक मीनार, जो लंबे लंबे जो स्तंभ टाइप के होते हैं, वो मीनार तथा गुम्बदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। आप भी देख रहे हैं कि इस समय जो है सो भारत में जो भी मंदिर या मस्जिद बनते हैं उसमें गुम्बद रहते हैं। और अब इस चीज़ को अब हम लोग मैप पर समझ लेते हैं। इसमें जो मैप दिया हुआ है उसको देखिए कि भारत का व्यापार किन किन क्षेत्रों से होता रहा है। आप यहाँ देख लीजिए, भारत का व्यापार अगर आप देखिएगा तो स्थल रास्ते से इस साइड दर्रे हैं, दर्रे मतलब पहाड़ों के बीच के जो रास्ते होते हैं वो दर्रे होते हैं, तो इन दर्रों से पश्चिम एशिया मतलब यहाँ तक जाते थे, ठीक ना। यहाँ फिर टर्की, रोम, ये सारा व्यापार भारत से होता था, और ये पूर्वी देशों से भी ऐसे भी व्यापार होता था, ठीक। तो इन सभी चीज़ों से सामानों का आदान प्रदान तो होता ही था, और विचारों का आदान प्रदान भी होता था। मतलब कि जो वहाँ के दार्शनिक विचार देते थे वो इधर आता था, और इधर के जो दार्शनिक देते थे। यहाँ से मसालों का व्यापार इन क्षेत्रों में होता था, कपड़ों का व्यापार होता था, ठीक ना। ये सारे व्यापार भारत से होते रहते थे, इधर पूर्वी देशों में भी जाता था उस समय। इसीलिए कहा जाता है कि प्राचीन समय में भारत सोने की चिड़िया था, क्योंकि व्यापार से ये जो भारतीय क्षेत्र है काफ़ी फल फूल रहा था। यहाँ से जो काली मिर्च का व्यापार होता था वो यहाँ से सोना से बदल के लाया जाता था, सोने और चांदी से बदल के लाया जाता था। तो भारत में बहुत धनी राष्ट्र बन गया था। भारत के जो व्यापारी थे काफ़ी मुनाफा कमाते थे। अब भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के बारे में हम जानते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ कुछ ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो आप उसको भी एक बार देख लीजिए। कह रहा है पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने केंद्र शासित क्षेत्र हैं उसकी संख्या, पश्चिमी तट पर कितने हैं और पूर्वी तट पर कितने हैं उसको ज्ञात करना है। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है उसको ज्ञात कीजिए। और कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं उसको ज्ञात कीजिए। अब नेक्स्ट कह रहा है पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए, ठीक ना। मतलब कि कौन कौन राज्य पाकिस्तान की सीमा को छूते हैं, कौन राज्य चीन की सीमा को छूते हैं, कौन राज्य म्यांमार की सीमा को छूते हैं, और कौन से राज्य बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं। तो उदाहरणार्थ इन राज्यों को एक वर्ग में रखिए, और जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं इसी तरह अन्य विशेष वर्ग बनाइए। तो हम इसका एक क्वेश्चन आंसर वाला भाग भी पार्ट भी करवाएंगे, तो उसमें इन सब प्रश्नों की चर्चा की जाएगी। अभी आप चैप्टर को समझ लीजिए। तो भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम लोग अब जानते हैं कि भारत का जो पड़ोसी देश है, कितने देश हैं भारत के पड़ोस में।
तो इस चीज़ को हम लोग इस पॉइंट से समझते हैं कि भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसका हम लोग पीछे मैप में भी देखा है कि भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, तो अब कह रहा है कि इसको आप देख लीजिए, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, और उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ, तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ मिलती हैं। सन 1947 से पूर्व, यहाँ पूछ रहा है कि सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। ठीक ना, तो प्रांत किसे कहते हैं और रियासत किसे कहते हैं, इसको मैं समझाऊंगा। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे। समझ गए कि जो वायसराय मतलब अंग्रेजों के जो सबसे बड़े पदाधिकारी हमारे यहाँ रहते थे उनको वायसराय कहा जाता था, और जो उनके अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे, और हमारे देश के जो राजा थे, स्थानीय शासक थे, उनका जो शासन क्षेत्र था उसको हम लोग रियासत बोलते थे। ठीक ना, हमारे देश के जो राजा शासन करते थे उसको रियासत बोलते थे, और जिस क्षेत्र पर अंग्रेज शासन करते थे उसको प्रांत बोलते थे। तो रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। मतलब जो हमारे राजा के जो रियासत होते थे तो उसमें उसके शासक, राजा के बेटा, फिर राजा के बेटा, फिर उसके बेटा, फिर उसके बेटा, तो इसको पैतृकता बोलते हैं। मतलब वंशावली के आधार पर, वंश के आधार पर उसका शासन, वो लोग अंग्रेज को अपना सुपीरियर मान लेते थे, और फिर कुछ अंग्रेज को टैक्स देते थे, और बदले में वो अपने क्षेत्र में स्वायत्त रूप से, स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। जिस तरह के शासन का मन होता था उस तरह का नियम कानून लगाते थे। तो 2 तरह की शासन व्यवस्था स्वतंत्रता से पहले हमारे देश में थी। तो भारत के पड़ोसी देश के बारे में हम लोगों ने जाना। यहाँ मैप भी दिया हुआ है, आप मैप में देख लीजिए इस चीज़ को। देखिए, ये पश्चिमी क्षेत्र है, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, तो उत्तर पश्चिम में ये पाकिस्तान मिला हुआ है भारत के साथ। अफगानिस्तान का भी थोड़ा सा हिस्सा भारत के साथ जुड़ा हुआ है, और फिर इधर चीन है, तिब्बत है, नेपाल है, ठीक ना, और यहाँ पर भूटान है, ये सब उत्तर में है। और अगर इसके पूर्वी भाग को देखें, यहाँ देखिए, तो ये म्यांमार की सीमा भारत से लगी हुई है, और फिर यहाँ बांग्लादेश की सीमा भी भारत से लगी हुई है। तो कितने देशों की सीमा हो गई, आइए इसको अब हम लोग गिनते हैं, थोड़ा गिन के समझते हैं। तो पाकिस्तान 1 हो, अफगानिस्तान 2, चीन 3, तिब्बत 4, नेपाल 5, भूटान 6, म्यांमार 7 और बांग्लादेश 8। मतलब कि भारत से 8 देशों की स्थलीय सीमा मिली हुई है। इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। ठीक, यहाँ इसके बगल में श्रीलंका भी है, लेकिन ये स्थल से जुड़ा हुआ नहीं है, ये समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ है। ठीक ना, तो स्थल से जुड़ा हुआ जब पूछेगा तो हम लोग 8 बताएंगे, और सारे देशों की पूछेगा तो इसमें श्रीलंका भी आ जाएगा। तो फिर मालदीव भी आ सकता है। यहाँ जो मालदीव है, दक्षिण हिंद महासागर में देख रहे हैं मालदीव, तो ये भी इसके बगल में ही है, बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है। तो मालदीव भी भारत का पड़ोसी राष्ट्र है। ठीक, अब चलिए देखते हैं। कह रहा है कि दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र हैं, श्रीलंका और मालदीव, जिसको कि हमने देखा है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है, और मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। और अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे दिखाई देता है। अब कह रहा है, क्या आप जानते हैं कि स्कूल भुवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक साधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन एनसीईआरटी इसरो की एक पहल है, और आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। भुवन ऐप 1, ठीक ना, इसको करके आप देख सकते हैं। तो आपने यहाँ अभी तक जाना कि यहाँ देखिए, ये जो बीच वाला जो जगह है ये पाक जल संधि कहलाता है, पाक जल डमरूमध्य या मन्नार की खाड़ी कहलाता है, और इसी से भारत का जुड़ाव है। ठीक, और यहाँ लक्षद्वीप देख रहे हैं, और यहाँ पर मालदीव देख रहे हैं। तो लक्षद्वीप से मालदीव जो है वो नज़दीक है, और लक्षद्वीप भारत की टेरिटरी है, भारत का क्षेत्र है। तो यहाँ से ये मालदीव जुड़ा हुआ था। इस चैप्टर में हम लोगों ने भारत की स्थिति को बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया। अब इस चैप्टर के कुछ प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसको क्लियर करेंगे।
तो ये मेरे विचार से आप लोग थोड़ा सा और वेट कीजिए, उसके बाद इसके सारे प्रश्नों को मैं बहुत अच्छे ढंग से करवा के आपको उपलब्ध करवाऊंगा। और मेरे चैनल पर सारे सब्जेक्ट आपके करवाए जाएंगे, सबके सिलेबस पूरे करवाए जाएंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से समझा कर करवाए जाएंगे। इसमें विजुअल क्लास आपको दिया जा रहा है, सिर्फ टेक्सचुअल नहीं होगा, ठीक ना। तो ये बातें आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाली है, बहुत तुरंत याद हो जाएंगी। तो आप लोग देखते रहिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।